Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Maroz Qureshi and today I am going to deal with the first literary critic, that is Plato. We are going to look into his shortest treatise, that is Ain, and going to look on his concept of poetic inspiration as divine madness. Then we'll delve deep into this dialogue and see the metaphor of milk and honey and the metaphor of stone of Heraclea to understand the concept of poetic inspiration better. But firstly, I would like to briefly explain who Plato was and what were his major works. So, I'll start with Plato was born into an aristocratic family in Greek Athens. तो प्लेटो जो था वो ग्रीस में पैदा हुआ था एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में. वो फिलोसोफर था और स्टूडेंट था सोक्रेटिस का. और वो जो था एरिस्टोटल का टीचर भी था. फ्यूचर में जाके एरिस्टोटल जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर बनेगा. ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं. उसके अलावा उसने जो है एकेडमी, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग का जिसको कंसिडर किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसने वो भी फाउंड किया था. और उसको जो है कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल रहा है एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री में और वेस्टर्न फिलोसफी में. जो कि प्लेटो को अभी भी हम कंसिडर करते हैं, वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी भी उसकी थियोरीज़ को पढ़ा जाता है, उसकी थियोरीज़ पे रिसर्च की जाती है और पॉलिटिकल साइंस में तो उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है. प्लेटो को जो है कंसिडर किया जाता है कि वो फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक है, क्योंकि उसकी वजह से जो है क्रिटिसिज्म जो है एक वाइटल फोर्स बनी एंशियल वर्ल्ड में, क्योंकि उसने ही जो है स्टार्ट किया क्रिटिसिज्म. उसने ही सबसे पहले जो है आर्ट और लिटरेचर में पोइट्री को और पोइट्स को जो है बैनिश कर दिया अपनी आइडियल कॉमनवेल्थ से. तो उसके बाद जो है फर्दर ये थियोरीज जो है डेवलप हुई. उसने पहले थियोरी ऑफ इमिटेशन, थियोरी ऑफ माइमेसिस जो है दी. उसके बाद एरिस्टोटल ने जाके उसको जो है उसके उस क्लेम्स को जो उसने अटैक किया था पोइट्री पे, उसको डिफेंड किया. आगे चल के फिर बाकियों ने उनको एलॉबरेट किया. तो उसने ही जो है ये सब कुछ स्टार्ट किया था. तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि प्लेटो जो था वो फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक था. और मोस्टली उसने अपने आइडियाज़ को क्या किया है, अपने वर्क्स में एक डायलॉग की फॉर्म में प्रेजेंट किया है. उसके वर्क्स में हमें हमेशा दिखता है, जैसे कि आइन है, रिपब्लिक है, फेडरस है या सिम्पोजियम है, वो डायलॉग की फॉर्म में है. दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहे हैं और उसने अपने आइडियाज़ को उन दो लोगों की पर्सपेक्टिव से जो है प्रेजेंट किया. और मोस्टली जो उसमें एक कैरेक्टर होता है वो सोक्रेटिस का होता है. सोक्रेटिस और उसके साथ जो है और कोई होता है जिसकी वजह से वो या जिसकी वो उनको अपना माउथ पीस बना के जो है अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्लेटो को जो है हम यूटोपियन या आइडियलिस्ट भी कहते थे. और इसके अलावा जो है प्लेटो का मेन इंटरेस्ट जो था वो मेटाफिज़िक्स में था, पॉलिटिक्स में था, एस्थेटिक्स में था, सोल, लैंग्वेज, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में था. प्लेटो ने जो है पहले पोइम्स लिखना भी शुरू किया था, लेकिन लेटर ऑन उसने जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था. प्लेटो खुद एक पोइट था पहले, लेकिन फिर बाद में उसने सोक्रेटिस के इन्फ्लुएंस में आके उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था फिलॉसफी में और मैथमेटिक्स में. और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे ग्रीस में क्या हो रहा था, ग्रीस और स्पार्टन्स के बीच में, एथेंस और स्पार्टन्स के बीच में ग्रीस में जो है वॉर चल रही थी. और स्पार्टन्स जो थे बहुत ही वॉरियर लाइक थे, जबकि एथेंस जो थे बहुत ही इमोशनल, बहुत ही वीक, बहुत ही इंक्लाइन टुवर्ड्स पोइट्री थे. तो जिसकी वजह से प्लेटो को ऐसा लगने लगा कि पोइट्री की वजह से जो है हम लोग एफेमिनेट हो गए, हम वीक हो गए, हम इमोशनल हो गए, जिसकी वजह से हम स्पार्टन से ये जो है वॉर हार गए. तो पोइट्री को जो है बैन कर लेना चाहिए. इस कॉमन आइडियल, इस उसके जो स्टेटहुड वो जो चाहता था कॉमन आइडियल, कॉमनवेल्थ बनाना, वहाँ पे आइडियल स्टेट बनाना, वो चाहता था कि पोइट्री को वहाँ से बैनिश कर देना चाहिए. क्योंकि उस टाइम पे क्या था, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट में थी, पॉलिटिकल डिक्लाइन चल रहा था, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था. और एपिक्स जो थे होमर के, वो एसेंशियली पार्ट थे स्कूल करिकुलम के. तो लोग जो थे बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे उसको उसको ग्रीक में, मतलब वो समझते थे कि ये होमर के एपिक्स जो है बाइबल की तरह है. और उसने जो है सोसाइटी को बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस कर लिया था पोइट्री ने. पर पोइट्री जो थी बहुत ही डेकेडेंट स्टेट में थी उस टाइम पे. और इस डीजनरेशन की वजह से क्या हो रहा था, प्लेटो को ऐसा फील हो रहा था कि अब टाइम आ गया है कि फिलोसोफर्स को एज रूलर्स जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, और पोइट्स जो है वो बहुत ही सुपीरियर है. फिलोसोफर्स को रूल करना चाहिए, ताकि जो है वहाँ पे जो है आइडियल स्टेट जो है सिटीजन्स में जो सारे हैं वो बिल्कुल मतलब प्रॉपरली सब कुछ फंक्शन करे एक आइडियल स्टेट में. जबकि हम पोइट्स को बैनिश कर देंगे, तब ही जाकर ये सब चीज़ें जो हैं
चल सकती हैं, क्योंकि उसको लगता था पोइट्री जो है क्या कर रही है, वो इंटेलेक्चुअली लोगों को वीक बना रही है, इमोशनल बना रही है, उसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वहाँ से, पोइट्स को और पोइट्री को जो है हमें अपनी आइडियल स्टेट से बैनिश कर देना चाहिए। इसीलिए उसने पोइट्री को जो अटैक किया था, उसके बाद अपनी पोइट्री वगैरह सब कुछ जला दी थी और मोस्टली फोकस करता था फिलॉसफी पे। तो उसका जो ये मेजर उसका कंट्रीब्यूशन है, उसने रिपब्लिक में दिखाया है कि कैसे उसने जो है अपनी आइडियल स्टेट को जो है तीन उसमें डिवाइड किया हुआ था। पहले उसमें फिलोसोफर्स आ जाते हैं जो रूल करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरीज आ जाते हैं जो वॉरियर्स होंगे, उसके बाद प्रोड्यूसर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, लेकिन पोइट्स का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। पोइट्स जो हैं बिल्कुल बैनिश किए जाएंगे, पोइट्स का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वो जो है सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये प्लेटो का व्यू पॉइंट था पोइट्स को लेकर। तो अब हमारे पास जो है मेजर वर्क्स आ जाते हैं प्लेटो के। इनमें से सबसे पहले हमारे पास रिपब्लिक आ जाता है, फिर फेडरस, फिर आइन, सिम्पोजियम, मेनो, एपोलॉजी एंड टाइमियस। ये पहले चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये चारों इसने डायलॉग के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिपब्लिक आ जाता है, जिसमें उसने जस्टिस, गवर्नेंस, आइडियल स्टेट और ख़ासकर आर्ट और लिटरेचर में जो थियोरी ऑफ माइमेसिस उसने दी है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो उसने बुक 10 में कहा है। इसके अलावा बुक 7 में हमारे पास एलेगरी ऑफ केव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चार बुक्स जो हैं वो मोस्टली जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हमें इनको जो है याद रखना चाहिए और थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ना भी चाहिए। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे आइन के साथ। आइन जो है इसका शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल वर्क्स है, सबसे शॉर्टेस्ट राइटिंग है, सबसे शॉर्टेस्ट डायलॉग है। ये जो है एक बहुत ही weirdest टेक्स्ट है इसका। ये फिलोसफिकल डायलॉग है जो फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन पोइट्री एंड इंस्पिरेशन। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सोक्रेटिस है और एक रैप्सोड है जिसका नाम आइन है। अब रैप्सोड क्या होता है, रैप्सोड होता है एक प्रोफेशनल रिसाइटर ऑफ एपिक पोइट्री, और इसमें जो रैप्सोड है उसका नाम आइन है। और जो किसकी पोइट्री सुनाता है, होमर की पोइट्री सुनाता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको समराइज करूंगी व्हाट द एक्चुअल टेक्स्ट इज, देन वी विल गो ऑन टू द बेसिक कंसेप्ट दैट इज पोइटिक इंस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, ये स्टार्ट होता है डायलॉग, एनकाउंटर होता है सोक्रेटिस का रैप्सोड के साथ जिसका नाम आइन है, जो कि प्रोफेशनल परफॉर्मर है एपिक पोइट्री का और जिसने स्पेशलाइजेशन होमर में की है। आइन क्लेम करता है कि वो होमर को बेटर तरीके से जानता है देन एवरीवन एल्स अलाइव। तो इसकी वजह से सॉकेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो क्वेश्चन करता है आइन को कि क्या आइन को रिसाइटेशन के अलावा कोई नॉलेज है होमर के बारे में, लाइक उस वो क्या इसको क्रिटिसाइज कर सकता है, क्या उसके मेरिट्स डीमेरिट्स बता सकता है, क्या उसके स्ट्रक्चर, थीम्स, फॉर्म्स, सिंबल्स, रेफरेंसेस उसकी पोइट्री के बारे में बता सकता है, क्या उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है या वो सिर्फ रिसाइट करता है। और आइन को जो एक सिली कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, वो जो है किंग लाइक क्लोथ्स में घूमता है, एक गोल्डन क्राउन पहनता है और वो खुद एडमिट करता है कि उसकी स्किल सिर्फ उसको प्रॉफिट दिलाती है, वो बस रिसाइट करता है, इसके अलावा उसको कोई भी नॉलेज नहीं है क्या है, वो बस बोलता है और एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस। इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है, कोई भी नॉलेज नहीं है होमर का। और ये डायलॉग जो है शुरू होता है कब, सॉक्रेट्स जो है वो आइन से मिलता है जब आइन जो है एक फेस्टिवल से वापस आ रहा होता है और उसने पोइटिक कंटेस्ट में एक प्राइज़ जीता होता है, और सोक्रेटिस उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ आपके इस प्रोफेशन को एज रैप्सोड। और उसको इंटरोगेट करता है कि वो पूछता है उससे कि आप मुझे बताओ आपको क्या नॉलेज है पोइट्री के बारे में, या आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हो पोइट्री की जो भी आप रिसाइट करते हो, या आपको क्या लगता है पोइट्री है क्या। तो बेसिकली ये डायलॉग जो है रफली इस तरह रन करता है कि सोक्रेटिस जानना चाहता है क्या आइन के अंदर आर्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, क्या आइन जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर सकता है, या अगर आइन कोई चीज़ रिसाइट कर रहा है क्या वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, या जब वो रिसाइट कर रहा होता है वो अपने कंप्लीट सेंसेस में होता है या नहीं होता है, जो कि हमारी बेसिक फाउंडेशन बन जाती है कंसेप्ट ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन की। अब वो यही जानना चाहता है कि क्या आइन भी डिवाइनली इंस्पायर्ड है। तो सोक्रेटिस इंटरेस्टेड नहीं है आइन की एबिलिटी जानने में कि वो कितने अच्छे से रिसाइट करता है, वो चाहता है वो नॉलेज पता करे आइन का, उसके अंदर क्या नॉलेज है, कितना उसको पता है होमर के बारे में। आइन जो है वो बोलता है कि उसको जो है होमर के अलावा किसी और में स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसने किसी और पोइट के बारे में या किसी और अलग से किसी वर्क के बारे में नहीं पढ़ा है, उसको सिर्फ होमर के बारे में पता है। और इस चीज़ पे सोक्रेटिस सोचता है कि अगर कोई इंसान किसी पोइट के बारे में पढ़ता है तो
बाकी पोइट्स भी तो उन्हीं थीम्स पे लिखते हैं, बाकी पोइट्स भी तो वैसी टाइप की ही पोइट्री लिखते हैं। अगर उनको एक का नॉलेज है तो उनको सबका नॉलेज होना चाहिए। एट लास्ट सोक्रेटिस ये कंक्लूड करता है कि आइन जो है सिर्फ परफॉर्म कर सकता है, वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता है कुछ भी, और उसको कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का। और जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो उसको होमर के अलावा, मतलब रिसाइटेशन के अलावा कुछ भी नहीं पता है। तो इससे सोक्रेटिस कंक्लूड करता है कि शायद रैप्सडी भी जो है वो भी जो है डिवाइनली इंस्पायर्ड है। उसके अंदर भी जो है क्या है, वो भी पोजेस्ड हो जाता है गॉड्स की डिवाइनली पावर से, जिसकी वजह से वो रिसाइट करता है। और उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, खुद का उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी डिवाइनली पोजेस्ड है। To explain what he means by poetic inspiration, Plato starts by quoting, "For the poet is light and winged and holy thing, and there is no invention in him until he has been inspired and is out of his senses, and the mind is no longer in him. When he has not attained to this state, he is powerless and is unable to utter his oracles." Plato is saying that पोइट जो है वो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता है। जब भी वो पोइट्री क्रिएट कर रहा होता है या पोइट्री रिसाइट कर रहा होता है, उसका स्टेटस जो है वो एलिवेटेड हो जाता है, वो एक होली क्रीचर बन जाता है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, ना वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में रहता है, क्योंकि वो डिवाइनली पोजेस्ड होता है बाय गॉड्स एंड म्यूजेस। इसलिए जो है उसका स्टेटस भी एलिवेटेड हो जाता है। और पोइट्री जो है वो किसी स्किल या ट्रेनिंग से नहीं आ सकती है किसी इंसान को। एक पोइट जो है वो इंस्पायर्ड होता है, उसके सेंसेस जो है, उसका रेशनल कंट्रोल, उसकी रीजनिंग जो है वो चली जाती है, क्योंकि वो डिवाइनली पोजेस्ड होता है बाय गॉड्स एंड म्यूजेस। इसलिए जो है वो उस फ्रेंजी में जो है वो जो है अटर करता है, वो जो भी अटर कर रहा होता है या जो भी क्रिएट करता है वो उस फ्रेंजी में क्रिएट करता है। और इससे हमें पता चलता है कि ट्रू पोइट्री जो क्रिएट होती है वो जो है एक पोइट की अपनी रीजनिंग से नहीं होती है, बल्कि वो बियॉन्ड हिम, मतलब उसके बियॉन्ड नॉलेज के बियॉन्ड जो है चीज़ है, जो गॉड्स उसको प्रोवाइड करते हैं, जो म्यूजिक उसको प्रोवाइड करते हैं, उससे जो है वो पोइट्री जो है वो क्रिएट करता है। तो पोइट्री किसी भी स्किल या क्राफ्ट से हमें नहीं हम सीख सकते हैं, बल्कि वो जो है वो एक डिवाइन पावर की वजह से जो है किसी भी पोइट के अंदर या किसी भी रैप्सोडी के अंदर जो आ जाती है। और पोइट जो एक मीडियम बन जाता है, एक माउथ पीस बन जाता है उन गॉड्स का, जो कि ट्रुथ जो है वो अटर कर रहे होते हैं, जो कि लोगों तक जो है वो अपना डिवाइन मैसेज जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। और वो यही कहना चाहता है कि पोइट्री किसी भी रूल्स ऑफ आर्ट से हम नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर हम किसी आर्ट से हम पोइट्री सीख सकते होते तो फिर जो ये पोइट्स हैं उनको सिर्फ एक ही थीम के बारे में नहीं पता होता, बल्कि वो हर किसी थीम पे जो है वो बोल सकते थे। गॉड जो है वो उनके माइंड्स उनसे ले लेते हैं पोइट्स के, और उनको मिनिस्टर्स, डिवाइनर्स और होली प्रॉफिट्स की तरह यूज़ करते हैं। और ताकि जो हम हैं, जो हम लोग उनको सुन रहे हैं, हमें जो है ऐसा फील हो कि गॉड जो है वो खुद हमसे जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, या गॉड बोल रहा है, और वो जो भी बोल रहे हैं वो डिवाइन ट्रूथ है। तो वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं। और इसमें जो है वो क्या, मतलब एक और आइडिया जो वो बताना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है, कि पोइट्री में जो है कुछ भी रैशनल नहीं होता है। क्योंकि जब भी वो पोएट्स या जो भी रैप्सोडी जो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं। वो जो आउटकम होता है उनकी पोइट्री का वो बहुत इरेशनल होता है, बहुत ही इम्पल्सिव होता है। उनको खुद भी नहीं पता होता है वो क्या लिख रहे हैं। बेशक वो डिवाइन ट्रूथ होता है, पर उसके अंदर कोई भी रैशनैलिटी नहीं होती है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो हमें मतलब मोरालिटी सिखाएगी, या कोई भी हमें कुछ ऐसी अच्छी चीज़ सिखाएगी। इसके बाद जो है पोइट जो है एग्जाम्पल देता है मेटाफर ऑफ मैग्नेट्स एंड आयरन रिंग्स की, जस्ट स्टोन ऑफ हर्कलिया। तो इसमें वो क्या कहता है, पोइट जो है वो डायरेक्टली अट्रैक्ट होता है या डायरेक्टली पोजेस्ड होता है गॉड से या म्यूजिक से, और उसके बाद उस पोइट से एक रैप्सडी जो है वो अट्रैक्ट होता है, और उस रैप्सडी से इनडायरेक्टली जो है ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये एक चेन बन जाती है, जो ये पूरी एक रिंग जैसी बन जाती है, और जो डायरेक्टली अटैच्ड होती है उस मैग्नेट की तरफ, उस स्टोन की तरफ। सोक्रेटिस एक्सप्लेन करना चाहता है जैसे एक मैग्नेट किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की, वैसे ही गॉड के अंदर जो है वो एबिलिटी है वो डिवाइनली पोजेस कर लेता है इन पोइट्स को, पोइट्स इन टर्न रैप्सडीज़ को, और रैप्सडी इन टर्न जो है वो जो इमोशंस हैं वो जो है ऑडियंस में जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्लेटो क्या कहना चाहता है कि द आइन, द गॉड और द म्यूज इज द फर्स्ट मैग्नेट which then gives its power to poet, who is the second magnet, who in turn inspires the rhapsode,
थर्ड मैग्नेट, द ऑडियंस द फोर्थ मैग्नेट। तो हमारे पास फर्स्ट मैग्नेट जो है गॉड बन जाता है, सेकंड मैग्नेट पोइट बन जाता है, थर्ड मैग्नेट रैप्सोड बन जाता है, और फोर्थ मैग्नेट जो है हमारे पास बन जाती है ऑडियंस। ठीक है। In addition, the muses inspire and possess poets like Homer to produce artworks of exceptional beauty. Muses inspire करती हैं और possess करती हैं poets को, जैसे कि Homer, ताकि वो beautiful work of art जो है create कर सकें, और ये explain करते हैं कि कैसे पोइट्स जो है डिस्क्राइब करते हैं वो चीज़ें जो उनको खुद भी नहीं पता होती हैं। वो कहता है ये भी जो वर्क ऑफ आर्ट है ये सारे गॉड्स के हैं, और ह्यूमंस जो है मेयरली उनके माउथ पीसेस हैं जो कि इंस्पायर्ड होते हैं। सोक्रेटिस कहता है दैट टू बी इंस्पायर्ड वन मस्ट बी पोजेस्ड और नॉट इन देयर राइट माइंड। वो क्लेम करता है अगर पोइट्स अपना इंटेलेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे पोइट्री लिखने के लिए, तो उनकी पोइट्रीज जो है बहुत ही इन्फीरियर काइंड की होंगी, और जबकि ये पोइट्रीज जो इसलिए एलिवेटेड होती हैं क्योंकि डिवाइनली इंस्पायर्ड होती हैं। और सोक्रेटिस कंक्लूड करता है पोइट्स जो हैं वो इंटरप्रेटर्स हैं गॉड्स के, क्योंकि गॉड्स जो है वो यूज़ करते हैं पोइट्स को ताकि वो जो है उनके डिवाइन मैसेजेस जो हैं वो ऑडियंसेस तक या बाकियों तक पहुंचा दे। तो इसके समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं जहाँ पे मैग्नेट है और आयरन रिंग्स बनी है। पहले हमारे पास मैग्नेट है जो कि गॉड है, यहाँ जो म्यूज़ है जो अट्रैक्ट कर रहा है पोइट को, पोइट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे होमर की एग्जांपल दी गई है। पोइट इन टर्न जो है अट्रैक्ट कर रहा है रैप्सोड को जो कि आइन है, और रैप्सोड इन टर्न जो है वो क्या इमोशंस प्रोवोक कर रहा है ऑडियंसेस में बाय रिसाइटिंग हिज पोइट्री। तो ये जो हमारे पास अब जो है लास्ट हमारे पास इसमें बच जाता है मेटाफॉर ऑफ मिल्क एंड हनी। कैसे जो है प्लेटो ने इसको यूज़ किया है, आई वुड लाइक टू कोट इट फर्स्ट। And as the Corbentian revelers, when they dance and are not in their right mind, so the lyric poets are not in their right mind when they are composing their beautiful strains, but when falling under the power of music and meter, they are inspired and possessed, like Bacchic maidens who draw milk and honey from the rivers when they are under the influence of Dionysus, but when they are not in their right mind. इसमें जो है हमें प्लेटो क्या बताना चाहता है कि इंस्पिरेशन जो है मतलब होता है एज बीइंग आउट ऑफ वंस माइंड, वो डिवाइनली पोजेस्ड होते हैं। इस फ्रेज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो क्रेजी या फ्रेंजी में होते हैं, ये रेंज करती है, एक हार्मलेस सेल्फ फॉरगेटफुलनेस भी हो सकती है, जैसे कि हम किसी आर्ट और ब्यूटी में बिल्कुल इमर्स हो जाएं या हम बिल्कुल मैनियाक हो जाएं। तो इसने उसमें जो है हमें बताया है कि इंस्पिरेशन कैन बी मिस्टिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिर उसने हमें एग्जांपल दी है बैकिक मेड्स की, जो कि डायनेसिस जो गॉड ऑफ रीबर्थ, रेवलरी, इंटॉक्सिकेशन वगैरह के गॉड थे, कैसे जो है उनसे जो है इंस्पायर्ड हो जाती हैं डिवाइनली वो बेकन मेड्स, और उस अंडर डिवाइन इन्फ्लुएंस वो मिल्क और हनी जो है रिवर्स से ड्रॉ करती है। उनको लगता है ये वाटर जो है ये मिल्क और हनी है, और ये जो इंस्पिरेशन है उनकी ये ट्रांसफॉर्म कर देती है उनका ऑर्डिनरी परसेप्शन ऑफ वाटर इनटू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि वो मिल्क और हनी उनके लिए जो एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। इन केस ऑफ आइन द रैप्सोड, उसमें क्या हो जाता है जब वो होमर को रिसाइट कर रहा होता है वो बिल्कुल इमोशनली इमर्स हो जाता है उस अपने कैरेक्टर में, वो रोता है, वो शिवर करता है, वो हॉरर दिखाता है स्टेज पे, और अपने इमोशंस को वो ट्रांसमिट करता है ऑडियंस तक। और उसकी जो ये इंस्पिरेशन है वो मोर साइकोलॉजिकल है देन मिस्टिकल। तो इंस्पिरेशन कैन बी बोथ मिस्टिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। तो यही इस कोटेशन में जो है वो प्लेटो हमें जो है बताना चाहता है। आई वुड लाइक टू रीड इट आउट। Socrates says poets are like Bacchic maidens who can draw milk and honey from rivers when inspired by Dionysus, but not in ordinary states of mind. जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्डिनरी स्टेट्स ऑफ माइंड में वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बट जब वो डिवाइनली पोजेस्ड हैं उनके लिए एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, और वो रिवर वाटर को एज मिल्क एंड हनी भी देख रहे हैं। और आइन एक्सपीरियंसेस इंस्पिरेशन डिफरेंटली। When he recites Homer, he becomes so absorbed that he feels as if he is inside the scene of the story, crying at tragedy, feeling horror, and showing physical reactions. Inspiration can mean different ways of being out of one's mind, from mystical transformation of perception to emotional immersion in fiction. That is all. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Maros Qureshi, and today I am going to deal with the Plato's Republic. In today's lecture, we are going to see briefly what Plato has discussed in his famous work The Republic and his famous theory of mimesis. Then we will go further and discuss his 4 major attacks on poetry, which were on the grounds of moral, intellectual, utilitarian and emotional. But before we dive deep into this lecture, I would like to briefly explain what The Republic was all about.
So Plato's Republic was written around 380 BCE. प्लेटो का जो ये रिपब्लिक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क बन जाता है प्लेटो का, और ये वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्क्स है वेस्टर्न फिलॉसफी का। इसको जो उसने 10 बुक्स में डिवाइड किया था। ये उसके मोस्ट मेजर वर्क्स की तरह डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, और डायलॉग जो है सोक्रेटिस और बाकी लोगों के बीच में है, जिसमें जो है वो अपने आइडिया ऑफ जस्टिस, नेचर ऑफ सोल और आइडियल स्टेट को जो है एक्सप्लोर करता है, और सोक्रेटिस को या बाकियों को अपना माउथ पीस बना के जो है वो इसको जो है एक्सप्लेन करता है क्या उसके आइडियाज़ हैं इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर। और रिपब्लिक जो है मेजरली क्या करता है, जो भी सोशो पॉलिटिकल उस टाइम पे कंडीशंस थी, जो भी इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल कंडीशंस में एथेंस में, उसको जो है एड्रेस करते हुए अपना जो है आइडिया अबाउट गवर्नेंस, जस्टिस और इंडिविजुअल्स का रोल क्या है विद इन स्टेट, उसको जो है वो एड्रेस करता है। और प्लेटो ने अपनी इस फेमस वर्क रिपब्लिक में अपनी आइडियल स्टेट को जो है 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस में जो था डिवाइड किया था। सबसे उसने पहले कहा था कि हमारे पास जो एक गार्डियन क्लास है, जो कि फिलोसोफर्स हैं, जो गवर्न करेंगे, जिनके पास नॉलेज होगा, जिनके पास विजडम होगा। उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरीज आ जाएंगे, जो कि सोल्जर्स हैं, जो प्रोटेक्ट करेंगे सिटी को। फिर हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, जो कि वर्कर क्लास है, जो कि फार्मर्स हैं, जो प्रोवाइड करेंगे हमें गुड्स और सर्विसेज से। और ये डिवीजन उसने जो है किसके बेसिस पे की थी, टैलेंट्स और एबिलिटीज़ के बेस पे की थी, ताकि हर कोई जो है, हर कोई इंडिविजुअल अपना पर्टिकुलर रोल जो है वो प्ले करे, और इससे क्या होगा, ओवरऑल जो हार्मनी और जस्टिस जो है वो एक नेशन में या स्टेट में जो है अचीव होगा। तो मेजरली उसने इन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस किया। सबसे पहले उसने अपना क्वेश्चन ऑफ जस्टिस जो है इसको एक्सप्लेन किया है अपने वर्क में, क्या होता है जस्टिस, क्या होता है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं डिफरेंट आंसर्स देते हैं उसको इस बारे में। उसके बाद उसने आइडियल स्टेट के बारे में कहा है, उसको वही 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। उसके बाद उसने एक और कंसेप्ट दिया है ट्राईपार्टाइट सोल के बारे में, मतलब कि हमारी सोल जो है वो 3 पार्ट से बनी हुई है, रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट। वो कहता है कि जस्टिस जो सोल में होता है वो रीज़न उसको रूल करता है, स्पिरिट उसको सपोर्ट करता है, और एपेटाइट इज़ कंट्रोल्ड। उसके अलावा उसने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी दी है, इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पर ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती है इन रिस्पेक्ट विद आर्ट एंड लिटरेचर। तो उसने कहा कि विजिबल वर्ल्ड जो है वो बस शैडोज़ हैं, अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो फॉर्म्स में लाई करता है। वो फॉर्म्स जो अनचेंजिंग है, जो परफेक्ट रियलिटीज़ हैं, जैसे जस्टिस, ब्यूटी और गुडनेस। उसके अलावा जो है उसने फेमस एलेगरी ऑफ केव भी जो है इसी में डिस्कस की हुई है, इसी बुक में, बट आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, तो हम इसको अभी यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करेंगे। तो एजुकेशन और फिलॉसफी के बारे में भी वो कहता है कि फ़िलासफ़र्स को जो है एक रिगरस एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए मैथ्स के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, ताकि वो जो है क्या कर सकें, अच्छे से रूल कर सकें। इसके अलावा उसने कहा है कि वही लोग जो नॉलेज को ग्रास्प कर सकते हैं, जो विजडम को ग्रास्प कर सकते हैं, वही एक स्टेट को जो है ईजिली गवर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उसने जो है बाकी गवर्नमेंट्स को भी जो है क्रिटिसाइज़ किया है, उन पे क्रिटिक दी है, जैसे कि उसने डेमोक्रेसी के बारे में कहा है, रूल ऑफ ऑनर, ओलिगार्की के बारे में कहा है, रूल ऑफ वेल्थ, डेमोक्रेसी के बारे में कहा है जहाँ पे रूल बाय मासेस होता है, और टायरनी के बारे में कहा जहाँ पे रूल बाय वन सेल्फिश मैन होता है। और इन सब में उसने कहा है सबसे वर्स्ट जो होती है वो टायरनी होती है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ ओवरऑल ओवरव्यू था कि उसने रिपब्लिक में किन किन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस किया है। जो हमारा मेजर कंसर्न बन जाता है वो हमारी थियोरी ऑफ माइमेसिस है, जो उसने बुक 10 में जो है डिस्कस की है, जिसको अब समझने की कोशिश करेंगे उसने क्या बोलना चाहा है। Now we are going to discuss the theory of mimesis. तो before we discuss ये theory क्या है, इस theory में उसने क्या कहा है, हमें पता होना चाहिए ये mimesis क्या है. So this word mimesis means imitation, and according to Plato, art जो है वो imitate करता है रियलिटी को, आर्ट जो है कॉपी करता है रियलिटी को। आर्ट जो है इटसेल्फ रियल नहीं होता, वो बस इल्यूजन होता है, वो रियलिटी को कॉपी करता है। जो भी हमारे पास राइटर्स हैं, जो भी पोएट्स हैं, वो हमारे को जो है एक रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं नेचर की, वो बस कॉपी करते हैं जो भी हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होता है। और प्लेटो का क्या व्यू था इस चीज़ को लेके, उसकी थियोरी ऑफ माइमेसिस में, उसकी थियोरी ऑफ इमिटेशन में प्लेटो ने क्या कहा है, आर्ट जो है वो माइमेटिक है बाय नेचर, मतलब वो कॉपी करता है नेचर को, और आर्ट जो है कॉपी करता है लाइफ को। आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। वो बिलीव करता था कि आइडिया, जो भी हमारे दिमाग में आइडिया आता है, वो जो है वो अल्टीमेट रियलिटी होती है, और आर्ट जो है सिर्फ उस आइडिया को इमिटेट करता है। तो इसलिए आर्ट क्या है, इमिटेशन है उस रियलिटी की। और इसको समझने के लिए उसने जो है हमें क्या दी थी, एग्जाम्पल दी थी। किसकी एग्जाम्पल दी थी, चेयर की और कारपेंटर की। वो कहता है कि पहले जो है कारपेंटर के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि मुझे चेयर बनानी चाहिए,
तो वो आइडिया जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो आइडियल कंसेप्ट है, वो आइडिया जो कारपेंटर के दिमाग में है कि मुझे चेयर बनानी चाहिए। फिर उस कारपेंटर ने क्या किया, उस चेयर को जो है फिजिकल फॉर्म दी, अपने उस आइडिया को एक फिजिकल शेप दी, वुड से उसने वो चेयर क्रिएट की, वो उसकी रियलिटी बन गई, वो नेचर बन गई। उसके बाद क्या होता है, थर्ड हमारे पास आ जाते हैं आर्टिस्ट, जैसे कि पेंटर। वो पेंटर क्या करता है, उस चेयर की ड्राइंग बनाता है कहीं पे, और वो क्या करता है, उसको इमिटेट करता है, पूरा उस चेयर की इमिटेशन करके वो कॉपी बनाता है। पर उस पेंटर के पास वो नॉलेज नहीं है जो कारपेंटर के पास नॉलेज है, क्योंकि आइडिया तो कारपेंटर के दिमाग में आया था। कारपेंटर को पता है उसने किस प्रिसीजन के साथ, किस एफर्ट्स के साथ, कितना मटेरियल यूज़ किया है, उससे वो चेयर बनाई है और क्या उसके यूजेस हैं। पेंटर ने बस कॉपी करके जो है उसकी पेंटिंग बना ली है। तो पेंटर की जो चेयर है वो बस रिप्रेजेंटेशन है उस चेयर की, जो कि बिल्कुल क्या है, रियलिटी नहीं है। उसको ना हम यूज़ कर सकते हैं, ना उसका कोई फ़ायदा है, ना कुछ है। और इस कंसेप्ट से उसने कहा, क्या कहा, कि ये जो है आर्ट जो है वो क्या है, ट्वाइस बट थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, नॉट वंस और ट्वाइस बट थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। आर्ट जो होता है किसी भी आर्टिस्ट का, वो ट्वाइस और थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होता है। अब कैसे, पहला हमारे पास आइडिया आ गया, ये फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा उसके पास जब उसने फिजिकल उसको अपेयरेंस दे दी, सेकंड कंसेप्ट। थर्ड जो ड्राइंग की आर्टिस्ट ने वो आ गया थर्ड कंसेप्ट। तो हम कह सकते हैं आर्ट जो है थ्राइस रिमूव्ड है, किससे, फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो जो था वो आइडियलिस्ट था, वो बिलीव करता था सिर्फ आइडियाज़ ही जो है वो क्या है, ट्रू फॉर्म्स हैं किसी भी चीज़ की। और जो जो भी नेचर में जो भी आर्टिस्ट वगैरह कॉपी करते हैं ब्यूटी को, गुडनेस को या जस्टिस को, वो बस इमिटेशन है उन आइडियल ब्यूटी की, उस आइडियल गुडनेस की या उस आइडियल जस्टिस की जो हेवन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गॉड ने अर्थ बनाई, गॉड के दिमाग में कुछ तो आइडिया था कि मुझे अर्थ बनानी चाहिए, अपने आप से तो उन्होंने अर्थ नहीं बनाई होगी। तो वो आइडिया क्या था, वो हेवन का आइडिया था। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाता है, आइडियल फॉर्म हेवन थी, तो उसकी कॉपी करके गॉड ने अर्थ बनाई। उसके बाद आर्टिस्ट ने क्या किया, उस अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में, अपनी पेंटिंग में या किसी भी चीज़ में जो है रिप्रेजेंट किया अपने तरीके से। तो प्लेटो का यही कहना है कि जो आर्टिस्ट का जो उनके पास जो नॉलेज है वो थर्ड नॉलेज है, मतलब उनके पास जो नॉलेज है वो उनका अपना नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो इमिटेट कर रहे हैं गॉड के आइडियल नॉलेज को, जो रियलिटी है बस उसको इमिटेट कर रहे हैं। उनके पास अपना जो है कुछ भी नॉलेज नहीं है। That's why Plato said the poet imitates reality without necessarily understanding it. Therefore, arts are the arts imitation of imitations and are thus not once or twice but thrice removed from the reality. इसलिए उसने जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यूज़ किया कि आर्ट सिर्फ ट्वाइस नहीं बल्कि थ्राइस रिमूव होता है फ्रॉम रियलिटी। इसके अलावा जो है प्लेटो ने क्या कहा कि फ़िलॉसफी इज़ सुपीरियर टू पोइट्री। उसने कहा कि फ़िलॉसफी जो है सुपीरियर है टू पोइट्री, क्योंकि फ़िलॉसफी जो है वो डील करती है आइडियाज़ से, एंड फॉर हिम आइडियाज़ अलोन आर ट्रू एंड रियल। उसके लिए आइडियाज़ जो हैं वही ट्रू हैं और वही रियल है, क्योंकि वो आइडियल फॉर्म होती है। और पोइट्री जो है माइमेटिक है नेचर में, वो मेयर कॉपीइंग करती है और वो सिर्फ इमिटेट करती है, वो रियलिटी नहीं बताती बल्कि बस एक शैडोई रिप्रेजेंटेशन देती है उस रियलिटी की। तो इसलिए उसने जो है क्या कहा, उसने पोइट्री को रिजेक्ट किया और फिलॉसफी को जो है सुपीरियर पोजीशन दी इन कंपैरिजन विद पोइट्री, और कहा कि पोइट्री जो है माइमेटिक है नेचर में और पोइट्री से जो हमें कोई भी मॉरल या फिलोसफिकल गेन नहीं हो सकता, ना ही ये क्रिएटिव है, ना ही हमें मोरालिटी सिखाती है, ना ही इससे हमें कोई नॉलेज, ना ही कोई विजडम प्रोवाइड हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पोइट्री को जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसलिए जो है प्लेटो ने ऑन फिलोसफिकल एंड मॉरल ग्राउंड्स पोइट्री को जो है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है हमें कुछ भी नहीं सिखाती है बल्कि ये जो हमें इमोशनल बनाती है, वीक बनाती है एज़ कम्पेयर टू फिलोसफी। फिलोसफी जो हमें विजडम प्रोवाइड करती है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, और यही फिलोसफी जो है हमें क्या करेगी, एक आइडियल सिटीज़न बनाएगी, एक आइडियल स्टेट को गवर्न करने के लिए। तो इस कंसेप्ट से जो है उसने क्या कहा कि फ़िलोसफी को उसने एक सुपीरियर पोजीशन दी और पोइट्री को जो है रिजेक्ट कर दिया। ये जो थे उसके सेंट्रल आइडियाज़ थे कुछ इन थियोरी ऑफ इमिटेशन में, एंड वी विल फर्दर डिस्कस उसने किन ग्राउंड्स पे पोइट्री को जो है अटैक किया, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट बन जाता है हमारे लिए, जिसको आगे चल के एरिस्टोटल जो है डिफेंड करेगा कि पोइट्री जो है क्रिएटिव है और पोइट जो है कुछ नया बनाता है, वो रियलिटी को कॉपी नहीं करता है बल्कि रियलिटी से कुछ एक नया बनाता है, और वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उस रियलिटी की, वो पोइटिक ट्रुथ होता है। और ट्रुथ ऑफ आइडिया जो है वो बहुत डिफरेंट होता है पोइटिक ट्रुथ से, और पोइट जो है अपना ट्रुथ जो है थ्रू अपनी पोइट्री जो बताता है, और वो बहुत क्रिएटिव होता है। और मतलब पोइट्री जो है सर्वाइल कॉपिंग या इमिटेशन नहीं होती है, इट इज़ क्रिएटिव। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ऑन हिज अटैक्स ऑन पोइट्री एंड इट्स ग्राउंड। तो हमें इसको समझने के लिए कि प्लेटो ने क्यों अटैक किया पोइट्री पे,
हमें इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि उसका एम क्या था ये करने का, कि वो जो चाहता था कि वो एजुकेट कर सके यूथ्स को, ताकि वो जो है एक अच्छे सिटीजन्स बने और उनकी वजह से जो है एक आइडियल स्टेट जो है फॉर्म हो। क्योंकि उसकी एज में पॉलिटिकल डिक्लाइन चल रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, एजुकेशन बहुत ही पुअर स्टेट में थी, और उस टाइम पे पोइट्स को जो है ज़्यादा सुपीरियॉरिटी मिल रही थी, लोग जो है बहुत ज़्यादा पोइट्री पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो है, और पोइट्री बहुत ही डेकेडेंट स्टेट में थी, तो उसकी वजह से बहुत ही डीमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ रहा था सोसाइटी पे। पोइट प्लेटो चाहता था कि फिलोसोफर्स जो है वो रूल करें, क्योंकि उनके पास विजडम है, नॉलेज है, इसलिए उसने जो है पोइट्री को अटैक किया, ताकि वो अपनी फ़िलॉसफ़ी की सुपीरियॉरिटी जो है ओवर पोइट्स जो है दिखा सके। और उसने जो है पोइट्री को अटैक किया ऑन 4 ग्राउंड्स: मॉरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड यूटिलिटेरियन। सबसे पहले हम देखेंगे पोइट्री को उसने ऑन मॉरल ग्राउंड्स क्या क्या उस पर अटैक किए, क्या क्या कहा उसने, और मॉरल ग्राउंड्स पोइट्री के बारे में। ठीक है, फर्स्टली उसने क्या कहा, पोइट्री जो है वो क्या है, वो कॉन्ड्यूसिव है टू सोशल मोरालिटी। जिसका मतलब ये है कि प्लेटो कहना चाह रहा है कि पोइट्री जो है बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, पोइट्री जो है बिल्कुल भी हमें मोरालिटी नहीं सिखा सकती है। और पोइट्स क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो लोगों के प्लेजर्स को, लोगों की डिज़ायर्स को प्लीज़ करती हैं, ना कि कोई वर्च्यू सिखाती हैं। वो पॉपुलर टेस्ट के बारे में लिखते हैं और मैन की प्लेजेंट वाइसेस के बारे में लिखते हैं। इससे क्या होता है, एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद जो है उसने क्या कहा, पोइट जो है टेल लाइज अबाउट गॉड्स। वो जो है गॉड्स और हीरोज़ को ऐसी फॉर्म में दिखाते हैं, करप्ट, इमोरल और वीक, ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पोइट्री में, उनके वाइसेस दिखाते हैं, उनके फॉल्ट्स दिखाते हैं, जो कि कॉमन लोगों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो और वही जो है वो फॉल्ट्स या जो भी वो उनके वाइसेस जो हैं, वही जो मदर्स हैं अपने चिल्ड्रंस को वो स्टोरीज़ नरेट करती हैं। और होमर ने भी यही चीज़ें अपनी पोइट्री में लिखी है। इससे क्या होता है, वो बच्चे जो हैं वही चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर उसने कहा कि होमर की पोइट्री को स्कूल के करिकुलम से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जो है क्या कर रही है, चिल्ड्रंस के लिए एक बैड एग्जाम्पल बन रही है, चिल्ड्रन वही कॉपी कर रहे हैं और इससे हमारे को कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए उसने कहा कि फ़िलॉसफी जो है सिर्फ एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए स्टडी का, और होमर जो है एक अच्छा मीडियम नहीं है, सोर्स एजुकेशन के लिए नहीं है, इसलिए उसको हमें जो है क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए स्कूल के करिकुलम से। इसके बाद जो है उसने क्या कहा, उसने कहा कि ड्रामा जो है इससे भी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ड्रामा क्या कर रहा है, ऐसे इमोशंस एक्साइट कर रहा है, ऐसा वल्गरनेस जो है ग्लोरीफाई कर रहा है, ऐसी मॉर्बिड, ऐसी वल्गर थीम्स पे लिख रहा है, जो कि इंसान के अंदर जो उसके बेसर इंस्टिंक्ट्स हैं उनको जो है वो क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, उनको जो मेलोड्रामेटिक बना रहा है, उनको सेंसेशनल बना रहा है, उनको जो है करप्ट कर रहा है, उनकी वेलबींग को। तो इसको भी जो है क्या करना चाहिए, इस बेस पे भी जो है उसने पोइट्री को रिजेक्ट किया कि ड्रामा जो है उनके अंदर जो है इमोशंस एक्साइट कर रहा है, लॉलेसनेस ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसने जो है इमोशनल ग्राउंड्स पे जो है पोइट्री को क्या किया, अटैक किया। उसने कहा पोइट्स जो है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी वो कुछ लिख रहे होते हैं वो थ्रू म्यूजिक जो है वो अनकॉन्शियसली वो अटर कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। तो उनके वर्ड्स जो होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं, उनके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो जो इंस्पिरेशन है वो किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट पे सीज हो सकती है, और जो पूरा मीनिंग है वो अनरिलायबल और अनसर्टन रह जाता है। उनको हम जो एग्जामिन नहीं कर सकते उस मीनिंग को क्या कहना चाह रहे हैं, वो इम्परफेक्ट ट्रूथ होता है, क्योंकि वो सारा उन्होंने जो है फ्रेंजी में कहा होता है, कोई भी मीनिंग जो क्लियर नहीं होता है, और वो फुल ऑफ ऑब्सक्योरिटीज़ और कंट्राडिक्शन से भरा हुआ होता है। तो जो भी पोइट कहते हैं वो अपनी इमोशनल फ्रेंजी में कहते हैं, और उसमें मॉरल रिस्ट्रेंट भी नहीं होता है, और उससे कोई गाइडेंस, कोई मॉरल और इंटेलेक्चुअल चीज़ हमें जो है सीखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा वो कहता है कि पोइट्स खुद भी जो है वो अपने वर्क्स जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उस फ्रेंजी में, क्योंकि वो इरेशनल होते, रीज़न के बिना होते हैं, और वो बिल्कुल उसमें कोई भी सोर्स ऑफ ट्रुथ होता ही नहीं है। और अगर हम उनकी एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशंस करें भी, फिर भी जो है वो यूज़लेस होगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं या जो भी यंग लोग हैं उनके बियॉन्ड द रीच है वो नॉलेज, वो इंटरप्रेट करना उनके बियॉन्ड द नॉलेज है। तो इसलिए वो जो अपनी स्टोरीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन से, और वो जो भी कहते हैं वो इरेशनल होता है। इसके अलावा उसने कहा कि जो भी इमिटेटिव पोइट्री है, जैसे ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो एक ऐसे कैरेक्टर्स हमारे को दिखाती हैं जिससे क्या हो
जाता है, जिनकी वजह से जो एक बैड इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है, उनका बिहेवियर जो है बैड हो जाता है, क्योंकि वो जो है वीकन कर देती है हमारे रीज़न को, और लोग जो उन्हीं को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन एक्ट कर रहा है स्टेज पे, कॉवर्ड बन रहा है, औरत जैसा बन रहा है, वुमन जैसा बन रहा है, तो जो उनको देख रहे हैं वो भी जो है उन्हीं की तरह जो एक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं फिक्टिशियस कैरेक्टर्स की तरह बनने की कोशिश करेंगे, वो उनकी पर्सनालिटीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका कैरेक्टर खुद वीक हो जाएगा और वो खुद जो है वो अनहेल्दी हो जाएंगे। पोइट्री जो है एक्साइट करती है ऐसे इमोशंस हमारे अंदर, पिटी के, ग्रीफ के, फियर के, इसकी वजह से जो हमें इमोशनल बना देती है और हमारा रीज़न जो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, और वो इमोशंस हमारा बैलेंस जो है सोल का वो डिस्टर्ब कर देते हैं। पोइट्री हमारे पैशंस पे फीड करती है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि पोइट्री हमें वीक बना देती है, हमें पोइट्री को बैनिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोल के अंदर जो ऐसे इमोशंस क्रिएट करती है जो कि हमें बिल्कुल वीक बना देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे स्पार्टन्स और एथेंस के बीच में वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से उसने कहा था कि ये पोइट्री हमें इफेमिनेट कर रही है, क्योंकि वो वॉरियर लाइक थे और ये बहुत ही इमोशनल थे। तो वो चाह रहा था कि हम फिलॉसफी पे ज़्यादा ध्यान दें, जो हमें विजडम सिखाए, नॉलेज सिखाए, ना कि पोइट्री पे जो कि हमारे पैशंस पे फीड कर रही है और हमें बहुत ही इमोशनली जो है वीक बना रही है। नेक्स्ट जो है, प्लेटो जो है अटैक करता है पोइट्स को ऑन इंटेलेक्चुअल ग्राउंड। वो कहता है पोइट्स के पास जो है कोई भी नॉलेज नहीं होता है ट्रुथ का, वो बस इमिटेट करते हैं अपेयरेंसेस को, और वो बस इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं रियलिटी के। कहता है पोइट्स जैसे कि पेंटर्स, वो इमिटेट करते हैं बस सुपरफिशियल या सरफेस एस्पेक्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ के। वो कहता है बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एक और वर्ल्ड है, जो कि आइडियल रियलिटी है, जहाँ पे कंसेप्ट, ट्रूथ, वर्च्यू, ब्यूटी जो है वो आइडियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पोइट जो है क्या करता है, बस एक शैडोई रिप्रेजेंटेशन दिखाता है उस आइडियल वर्ल्ड की। वो कहता है पोइट्स के पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है रियलिटी का, वो बस इमिटेट करते हैं एक शैडोई इल्यूजनरी वर्ल्ड, और इसलिए पोइट्री जो है वो थ्राइस रिमूव्ड है फ्रॉम रियलिटी, और ये सोर्स नहीं हो सकती है नॉलेज का या ट्रूथ का, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताती है जो कि हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है रियलिटी को लेके। तो पोइट्री क्या करती है, हमें कोई नॉलेज नहीं देती, ये बस इल्यूजन क्रिएट करती है। नेक्स्ट जो है वो क्या करता है, पोइट्री को ऑन यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स जो है वो अटैक करता है। तो सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, ये एक एथिकल थियरी है। इसका मतलब होता है कि एक राइट एक्शन जो क्या प्रोड्यूस करे, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब अच्छा हो सबके साथ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के साथ जो हम अच्छा कर सकते हैं, वो हम यूटिलिटेरियनिज्म में हम उसको ऐड कर सकते हैं। वो कहता है पोइट्री का जो है कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि पोइट जो है वो रियल क्रिएटर नहीं है, बल्कि सिर्फ इमिटेटर है। पोइट जो है वो लैक करता है यूजफुल पर्पस, और उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होता है। और प्लेटो जो था कंटेंट था इस चीज़ से, उसने क्या कहा कि इमिटेटर जो है वो मेकर से भी नीचे आता है, वो उसको रैंक करता है बिलो इट्स मेकर, और मेकर को जो है वो यूज़र से भी नीचे बिलो करता है। वो कहता है देयर आर थ्री आर्ट्स विच आर कंसर्न विद ऑल थिंग्स, वन विच यूजेस, अनदर विच मेक्स, एंड थर्ड विच इमिटेट्स देम। द पोइट स्टैंड्स द लोएस्ट। वो कहता है एक होता है आर्ट जो यूज़ करता है, एक होता है जो मेक करता है, और एक होता है इमिटेट करता है। और पोइट जो है सबसे ज़्यादा लोअर, नीचे सबसे ज़्यादा लोएस्ट पे जो है स्टैंड करता है, क्योंकि ना ही उसको पता है यूज़ कैसे करना है, ना ही उसको पता है मेक कैसे करना है, वो बस मेयरली इमिटेट कर सकता है। वो कहता है कि पोइट्री कैन सर्व नो यूजफुल प्रैक्टिकल पर्पस, इट मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। वो कहता है कि पोइट्री जो इंप्रूव नहीं कर सकती है सोसाइटी को, ना ही वो कोई यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि पोइट जो है रियल क्रिएटर है ही नहीं, वो इमिटेटर ही है सिर्फ। इसलिए पोइट्री को जो स्कूल करिकुलम से हमें हटा देना चाहिए। आइडियल स्टेट में पोइट्री को बैन कर देना चाहिए, एक्सेप्ट हिम्स टू गॉड एंड प्रेजेस ऑफ गुड मैन। इसके अलावा जो है कोई भी पोइट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोइट्री जो है यूजलेस है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, तो ये पार्ट नहीं होनी चाहिए सीरियस एजुकेशन की। इन चार ग्राउंड्स पे जो है पोइट्री को जो है प्लेटो ने अटैक किया था, ऑन मॉरल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड यूटिलिटेरियन ग्राउंड। दैट वाज इट from my side. Thank you so much for your patience and time. I hope to do better in future, and in the upcoming video I'm going to discuss about allegory of cave, which is also very important topic, and we will briefly discuss why Plato is being called a feminist critic. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Plato's allegory of cave. This famous allegory of cave he has extensively described in the book 7 of Republic. In this famous metaphor, he tried to propagate his ideas about ignorance versus knowledge, illusion versus truth, and tried to put forward his views on the painful but rewarding journey of enlightenment. So it's a Socratic dialogue between Socrates and Plato's elder brother Glaucon. So it's in the form of a story. So allegory is any kind of play, story, or
character which represent abstract ideas or qualities, and through this cave he has tried to present an idea about education, about enlightenment, about reality. So we are going to discuss it in this video. तो हम जो है स्टार्ट करेंगे. आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट दिस होल सिनेरियो इज़ अबाउट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ग्लूकॉन और सॉक्रेटिस के बीच में क्या डिस्कशन चल रही है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये एलेगरी ऑफ केव है क्या. तो सबसे पहले एलेगरी के बारे में बताऊं. एलेगरी कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी प्ले, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिचुएशन जो क्या रिप्रेजेंट करे, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे ईवल वर्सेस गुड, ट्रूथ, ब्यूटी, ऐसे कोई भी आइडियाज़ या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ जो है उनको रिप्रेजेंट करे, उनको सिंबलाइज करे, उसको हम एलेगरी कहते हैं. तो एलेगरी ऑफ केव में क्या है, सॉक्रेटिस और ग्लूकॉन के बीच में जो है एक डिस्कशन चल रही है, जिसमें सॉक्रेटिस ग्लूकॉन को क्या कहता है. इमेजिन करो कुछ लोग जो हैं बचपन से एक केव के अंदर चेंड हैं, बिल्कुल उनके गर्दन भी बंधी हुई है, उनके पाँव भी बंधे हुए हैं. वो अपने हेड्स जो हैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, ना ही वो देख सकते हैं पीछे, ना ही साइड. तो वो सिर्फ आगे देख सकते हैं, वो सिर्फ अपने सामने, जो उनके सामने एक वॉल है, वो सिर्फ उसको देख सकते हैं. और उन प्रिजनर्स के बीच में क्या है, उन प्रिजनर्स के पीछे फायर है, उन प्रिजनर्स के पीछे आग जल रही है, और उन आग और प्रिजनर्स के बीच में एक और वॉल है, जहाँ पे जो है लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कैरी कर रहे हैं, जैसे पपेट शो में करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स से जो है इल्यूजन क्रिएट होता है स्टेज पे, वैसे ही स्टैचूज़, एनिमल्स या कोई भी एवरीडे आइटम्स जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उनको जला रहे हैं, जिसकी वजह से फायर की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वॉल पे, और वहाँ पे जो है शैडोज़ क्रिएट हो रही हैं, और वो लोग जो है सिर्फ उन शैडोज़ को देख पा रहे हैं. और वो जो ऑब्जेक्ट्स वॉल पे बन रहे हैं, प्रिजनर्स को लगता है कि ये शैडोज़ जो बचपन से लेके अभी तक देख पा रहे हैं, यही उनके लिए रियलिटी, क्योंकि उन्होंने उनके उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा है. उस पूरी केव में सिर्फ डार्कनेस है, और सिर्फ वो लाइट की रिफ्लेक्शन जो शैडोज़ का कास्ट कर रही हैं, सिर्फ उनको वही दिखाई दे रहा है. फिर वो ग्लूकॉन से कहता है, सॉक्रेटिस इमेजिन करो कि उनमें से एक प्रिजनर जो है वो अपने आप को उन चेन से फ्री कर लेता है, और जब वो सबसे पहले टर्न करता है पीछे, तो वो क्या देखता है, वहाँ पे जो है वो रियलाइज़ करता है सबसे पहले कि वहाँ पे फायर जल रही है, और वहाँ पे जो फायर है और आगे जो है उनके शैडो स्टैचूज़ पड़े हुए हैं, कोई पपेट्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है वॉल पे. तो उसको उस टाइम पे रियलाइज़ होता है ये जो शैडोज़ हैं ये इल्यूजन है, लेकिन जो स्टैचूज़ या जो भी वो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे देख पा रहा है फायर के आसपास, वो रियलिटी है. उसको उस टाइम पे लगता है कि ये चीज़ रियलिटी है. फिर सॉक्रेटिस कहता है कि इमेजिन करो एक और सिनेरियो, अगर उसी प्रिजनर को ड्रैग किया जाए उस केव से बाहर, और जब वो बाहर जाएगा तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, सनलाइट देखेगा, और वो सनलाइट को डायरेक्टली देख नहीं पाएगा, उसकी आंखों में बहुत पेन होगा, उसको बहुत सफरिंग होगी, और वो अपनी आंखें खोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो ब्राइट लाइट जो है उसकी आंखों को हर्ट कर रही होगी, क्योंकि आज तक वो डार्कनेस में रहा था, इतनी डार्कनेस में रहा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है उस सनलाइट को, जबकि वो फायर की लाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बट उसके लिए वो धीरे धीरे बेरेबल हो गई. पर जब वो डायरेक्टली सनलाइट में जाएगा तो उसके लिए अपनी आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट स्लोली क्या होगा, वो एडजस्ट कर लेगा. वो बाद में जो पहले पहले रिफ्लेक्शंस वाटर में देखने लगेगा चीज़ों की, आसपास देखेगा, थोड़े बहुत शैडोज़ उसको दिखेंगे चीज़ों के, फिर वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, फिर वो स्टार्स को देखेगा, मून को देखेगा, और फाइनली वो सन को देख पाएगा. और फिर उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है, वो फॉर्म ऑफ गुडनेस है, और जिसकी वजह से हर कोई चीज़ जो है विजिबल होगी. और उसके बाद सॉक्रेटिस कहता है कि सोचो कि ये एनलाइटेड पर्सन, जिसको अब एनलाइटमेंट मिल गई है, जिसको हम बाद में एनालाइज करेंगे व्हाट दिस इज़ अबाउट, तो जिसको एनलाइटमेंट मिल गई है, जिस प्रिजनर को, इमेजिन करो ये प्रिजनर वापस से केव में जाता है और बाकियों को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि जो भी वो यहाँ पे देख रहे हैं वो बस एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है, असली रियलिटी जो बाहर है. पर वो प्रिजनर्स चेन्ड हैं, और वो उसको मॉक करेंगे कि नहीं ये जो है बाहर से आया है, वो उसको वायलेंटली रिजिस्ट करेंगे, वो रिफ्यूज़ करेंगे उसके आइडियाज़ को, और वो कहेंगे कि जो वो शैडोज़ देख रहे हैं यहाँ पे वही उनके लिए फेमिलियर है, और वही उनके लिए अल्टीमेट ट्रूथ है. जो वो बाहर से देख के आया है वो बस एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है. उनके लिए रियलिटी सिर्फ वही है जो वो देख पा रहे हैं.
इस एलेगरी ऑफ केव में प्लेटो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता था सोक्रेटिस को अपना माउथ पीस बना के, कि बहुत सारे लोग जो इग्नोरेंस में रह रहे हैं, वो शैडोज़ को जो है रियलिटी समझते हैं। जो भी उनको सिखाया जाता है, जो भी कन्वेंशंस उनको, ट्रेडिशन या कल्चर्स ने जो भी चीज़ें सिखाई होती हैं, वो बस उन्हीं तक सीमित रहते हैं, वो उनसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि वो प्रिजनर्स केव में थे, जो वो देख रहे थे उस वॉल पे जो शैडोज़ कास्ट हो रहे थे, उनको बस वही रियल लग रहा था। उसी तरह से रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम भी खुद होते हैं, कुछ ऐसे उनमें फंसे हुए होते हैं, कुछ एक ऐसी केव में हम ऐसे फंसे हुए होते हैं, उन आइडियाज़ में, उन कन्वेंशंस में, उन ट्रेडिशन में, हमें लगता है बस यही सच है। हम खुद से जाके उनके बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते, हम खुद से जाके अपना नॉलेज एनहांस नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि हमें एनलाइटमेंट मिले। तो यहाँ पे जो है प्लेटो यही कहना चाहता है कि जो प्रिजनर्स केव में थे, वो उन शैडोज़ को रियलिटी समझते थे। जब तक कि उनमें से कोई एक प्रिजनर फ्री नहीं हुआ और बाहर नहीं गया रियल सोर्स को ढूंढने के लिए, रियल नॉलेज को ढूंढने के लिए, जब तक उसने जो है स्ट्रगल नहीं किया, तब तक उसको एनलाइटमेंट नहीं मिली। जब वो बाहर गया, उसको ट्रू सोर्स ऑफ गुडनेस मिला, वो फॉर्म ऑफ गुडनेस, वो ट्रूथ मिला, वो सनलाइट दिखी, तब उसको जो एनलाइटमेंट अचीव हुई। और फिर वो वापस केव में गया ताकि वो बाकियों को भी जो है क्या कर सके, एनलाइटन कर सके और उनको बता सके कि बाहर जो है रियलिटी है और जो हम अंदर देख रहे हैं वो सिर्फ शैडोज़ हैं। ये सिंबॉलिज्म क्या है केव का? केव जो है रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, मतलब कोई भी फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड जो हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। उस प्रिजन, मतलब उस प्रिजन में, उस केव में उन लोगों को ऐसा लग रहा था बस शैडोज़ ही जो है रियलिटी है, मतलब वो इग्नोरेंट थे। और वो प्रिजनर्स जो थे वो हमारी ही तरह कुछ हैबिट्स में, कुछ कन्वेंशंस में, कुछ कल्चरल बिलीफ्स में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे थे कि ये शैडोज़ ही रियल है या इसके अलावा भी कुछ है। और वो जिन चेन्स से बंधे हुए थे, वो चेन्स क्या सिम्बलाइज कर रही है? वो इग्नोरेंस, प्रेजुडिस, रिलायंस ऑन सेंसेस जो है वो सिंबलाइज कर रही है, कि जिसकी वजह से वो प्रिजनर्स जो थे वो पीछे नहीं मुड़ पा रहे थे, ताकि जो है वो सच्चाई ना देख पाएँ। जैसे हम भी कुछ चीज़ों से बंधे हुए होते हैं और हम चाहते ही नहीं हैं, या तो हम इतने लेज़ी इनफ होते हैं, या तो हम चाहते ही नहीं है रियलिटी को एक्सेप्ट करना या ट्रुथ को सीक करना। उसके बाद जो शैडोज़ वॉल पे बन रहे थे, वो इल्यूजन्स थे, वो अपीयरेंसेस थे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। वो उसके अलावा जो डीपर ट्रुथ है या जो डीपर नॉलेज है, वो उसको जानना ही नहीं चाहते हैं। और फायर सिंबलाइज करती है एक लिमिटेड सोर्स ऑफ लाइट जो केव में थी, मतलब ये मैन मेड नॉलेज है, जो हमें दिखाया जाता है हम वही देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ मीडिया या सोशल मीडिया, जो भी हम वहाँ पे देखते हैं, हमें लगता है बस यही सच है, क्योंकि हम उतना ही देखते हैं, हम चाहते ही नहीं कि हम इससे आगे बढ़ें या इससे आगे कुछ देखें। वो फायर उनको वही दिखा रही है। और फिर जो वो बाहर एस्केप करके प्रिजनर चला जाता है, वो क्या सिंबलाइज करता है? हिज जर्नी टूवर्ड्स एजुकेशन, टूवर्ड्स एनलाइटमेंट, टूवर्ड्स विजडम। और सन को प्लेटो ने किससे सिंबलाइज किया? हाईएस्ट ट्रूथ से। उसने कहा ये फॉर्म ऑफ गुड है, क्योंकि सन की वजह से जो है विजन जो है पॉसिबल है, सन की वजह से जो है सारी चीज़ें विजिबल हैं, और इसी की वजह से नॉलेज और एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल है। और जो रिटर्न जर्नी दिखाई है उस फिलोसोफर किंग की, या उस प्रिजनर की जिसको उसने फिलोसोफर किंग कहा है, उसकी ड्यूटी क्या है? उस नॉलेज को शेयर करना है सोसाइटी में, ताकि जो ये लोग हैं जो फंसे हुए हैं इन शैडोई अपीयरेंसेस में, इन शैडोई इल्यूजन में, ये उनसे बाहर आएंगे, अपनी कंफर्ट जोन्स को छोड़ें और क्वेश्चन करें अपने बिलीफ पे और फेस करें इस हार्श ट्रूथ को। और वो कहता है कि ये जो ब्लाइंडिंग सनलाइट थी, मतलब जो उस प्रिजनर की आंखों को ब्लाइंड कर रही थी, वो खोल नहीं पा रहा था, ये स्ट्रगल है, ये डिफिकल्टी है, कि ये जो प्रोसेस है ऑफ अचीविंग एनलाइटमेंट, ऑफ अचीविंग नॉलेज, ये एक इजी प्रोसेस नहीं, एक ओवरवेलमिंग, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस, इसमें स्ट्रगल करना होता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना इजी नहीं है। तो फिर जब वो वापस केव में चला जाता है, जब उसको एनलाइटमेंट मिलती है, जब वो मतलब उसको ट्रुथ पता चल जाता है, तो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है अकेला रहना। वो चाहता है कि जो उसका ट्रुथ, अगर हमें सच्चाई किसी चीज़ के बारे में पता चले, हम नहीं चाहेंगे कि वो हम तक ही रहे, हम चाहेंगे बाकी लोग भी एजुकेट हो, बाकी लोग भी अवेयर हों, वो अवेयरनेस सब में आए कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये पता चला है, तो ये सबको पता होना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि कोई अगला बंदा इग्नोरेंस में रहे। तो वो यही दिखाना चाहता है कि अगर आपको एनलाइटमेंट मिलती है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप जाके उसको हर किसी को प्रोपोगेट करो। और उसकी आइडियल स्टेट के लिए यही उस टाइम पे सबसे बेहतर था कि जो भी लोग या जो भी इंसान एनलाइटमेंट हासिल कर चुका है, जो भी इंसान जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विजडम है, वो रूल करेगा और बाकियों को भी वो चीज़ प्रोपोगेट करेगा, ताकि वहाँ पे लोगों के साथ जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म की जो थियोरी है वो सब पर अप्लाई हो।
उसने केव को जो है सिंबलाइज किया है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस से, शैडोज़ को इल्यूजन से, ओपिनियंस से, जो जर्नी वो आउट करता है प्रिजनर उसको एजुकेशन से, जर्नी टू एजुकेशन। सन जो है फॉर्म ऑफ गुड है, और रिटर्न टू द केव फिलोसोफर की ड्यूटी से। फॉर प्लेटो उसने क्या कहा, डोंट सेटल फॉर शैडो, स्ट्राइव फॉर ट्रूथ इवन इट्स हार्ड। कि शैडोज और इल्यूजन्स पे ही बस उतना ही अपना नॉलेज मत रखो, उसको एक्सपैंड करो, ट्रुथ को जानने की कोशिश करो, ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करो, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो पर उसको ढूंढने की कोशिश करो। ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट होगा, स्ट्रगलिंग होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा, बहुत टॉयल करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको एनलाइटमेंट मिलेगी वो आपको सबसे जो है हायर लेवल पर लेकर जाएगी। और इसको मैं समझाने के लिए आपको एक ईजी एग्जांपल देती हूँ, जो ये एलेगरी ऑफ केव है। इट्स एन एलेगरी, तो हम इसको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ या अपनी अभी प्रेजेंट लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। सोचो सोचो, जो सोशल मीडिया अभी हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए केव है, क्योंकि हम जो है घंटों घंटों स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक या जो भी हम चलाते हैं, और हमें लगता है जो भी इस पे दिखाया जा रहा है वो रियलिटी है। अब जो भी हम इस पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया हमारे लिए केव बन गई, और जो भी हम इस पे देखते हैं जैसे इन्फ्लुएंसर्स का लाइफस्टाइल, फोटोज, ट्रेंड्स या कुछ भी जो भी हम देखते हैं, वो क्या है, शैडोज़ है हमारे लिए। क्योंकि वो जो है फ़िल्टर्ड कंटेंट है, वो बनाई गई होती है इमेजेस, वो डिस्टॉर्टेड वर्जन है लाइफ का, वो रियलिटी नहीं है जो हम देख रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए शैडोज़ बन जाती हैं। अब फायर क्या है हमारे लिए, वो एल्गोरिदम, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो हमें दिखाई जाती हैं, जो हमें जो कंटेंट हमारे फ़ोन्स पे आता है कि हम ये देखें, फ़ोन हमारा डिसाइड करता है कि हमें क्या देखना चाहिए, तो वो फायर है। जैसे वो फायर क्या कर रही थी, शैडोज़ कास्ट कर रही थी। और हमारे लिए चेन्स क्या बन जाती है, जैसे वो प्रिजनर्स वहाँ पे जो थे बंधे हुए थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी, उनके पाँव बंधे हुए थे, पर यहाँ पे हमारे लिए चेन्स क्या बन जाती है, ये हमारी एडिक्शन और ये लैक ऑफ अवेयरनेस जो हमारे अंदर है। हम जो है देखते ही नहीं, हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम फंस गए हैं उस हैबिट्स में। हमें जो है हमें यूज़ करना है फ़ोन, हमारा जो है डोपामीन जो है वो रश करता है, हम हमें खुशी मिलती है, लाइक्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ट्रेंड्स बन रहे हैं, तो ये चेन हमारे लिए क्या, ये एडिक्शन हमारे लिए चेन बन गई है उन प्रिजनर्स की तरह। और अगर हम में से कोई डिसाइड कर ले कि हम सोशल मीडिया डिलीट करेंगे, हम जो है लाइफ को अपने थ्रू रियलिटी देखेंगे, हम रिसर्च करेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से लाइफ को जिएंगे, तो वो हम क्या बन जाएंगे, उस फ्रीड प्रिजनर की तरह बन जाएंगे जो बाहर जाके एक्सप्लोर करता है लाइफ को। तो हम रियलाइज़ करेंगे कि ये जो फ़ोन वाली ज़िंदगी है, जो सोशल मीडिया पे दिखाई हुई ज़िंदगी कितनी आर्टिफिशियल है, यहाँ पे सिर्फ शैडोज़ हैं। और जब हम रियल ह्यूमन कनेक्शन से मिलेंगे, जब हम अनफिल्टर्ड लाइफ को देखेंगे, नेचर में जाएंगे, एक्चुअल नॉलेज जो है उसको गेन करेंगे, वो हमारे लिए सन बन जाएगा, वो हमारे लिए ट्रूथ, वो हमारे लिए रियलिटी बन जाएगा। जो हमारे लिए हार्डर होगी फेस करना, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस सोशल मीडिया की लाइफ को छोड़ना और रियलिटी में जीना, अपनी लाइफ से रियल लोगों से कनेक्ट करना मुश्किल होगा। बट अल्टीमेटली अगर हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रूथ मिल जाएगा, हमें रियलिटी मिल जाएगी, हमें एनलाइटमेंट मिल जाएगी। और ये सन, ये ट्रूथ हमारे लिए क्या बन जाएगा, ह्यूमन कनेक्शन। उसके बाद अगर हम फिर बाकियों पे जाकर ये अवेयरनेस फैलाएं कि इंस्टाग्राम की लाइफ रियल नहीं है, हमें इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें रियल लाइफ को फोकस करना चाहिए, ऑब्वियसली हम पर लोग हंसेंगे, हम पे मजाक उड़ाएंगे, आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो, आप ये यूज़ नहीं करते हो, आपको बोरिंग लगता है सोशल मीडिया, तो वो कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इस एलेगरी को जो है हम अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या बताना चाहता था प्लेटो असल में हमें, कि कैसे एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक इंसान के लिए कि उसके पास नॉलेज हो, उसके पास विजडम हो, ताकि वो उस इग्नोरेंस भरी ज़िंदगी से, उस शैडोई इल्यूजन से निकल के जो है बाहर आ जाए। यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से एक और पॉइंट जो प्लेटो फिर से इस पे दिखाता है कि जो हम देखते हैं रियलिटी ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि शैडोज जो देख रहे थे वो एक चीज़ थी, उसके बाद फायर के सामने जो ऑब्जेक्ट्स पड़े थे वो दूसरी चीज़ थी, और रियलिटी कुछ और थी जो बाहर जाकर वो फिलोसोफर किंग या जो प्रिजनर जो है देखता है, वो रियलिटी थी। तो ओवरऑल कंसेप्ट जो था एलेगरी ऑफ केव का वो यही था, ट्रूथ ऑफ नॉलेज, विजडम, एनलाइटमेंट अचीव करना थ्रू एजुकेशन। तो उसका जो था यही था कि अवेयरनेस आए नॉलेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और यही सब जो है वो प्रोपोगेट करना चाहता था अपने आइडियल सिटीजन्स को, अपनी आइडियल रिपब्लिक में। इसके अलावा जो है प्लेटो ने बुक 6 में
डिवाइडेड लाइन की थियोरी दी थी। और एलेगरी ऑफ केव जो है मेटाफोरिकल इलस्ट्रेशन है इसी डिवाइडेड लाइन थियोरी की, जो कि लेवल्स ऑफ नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन कॉग्निशन जो है वो 4 लेवल्स में स्प्लिट होती है। सबसे पहले उसने कहा इमेजिनेशन है, जिसको उसने कहा इकैसिया, जिसमें प्रिजनर क्या है, सिर्फ शैडोज देख पा रहे हैं वॉल पे, इल्यूजन्स देख पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि यही रियलिटी है। ये पहला लेवल है और उसने कहा ये सबसे लोअर लेवल है। दूसरा लेवल है बिलीफ, पिस्टिस। इसमें क्या है, जब प्रिजनर वो फ्री होता है और अपने पीछे जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है, फायर को देख पाता है, तो ये जो है वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स का बिलीफ उसके अंदर आ जाता है। तो ये सेकंड लेवल है। तीसरा लेवल है रीज़न, डायोनिया। इसमें जो है वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का जो है यूज़ करता है। जब प्रिजनर बाहर जाता है वो सबसे पहले वाटर में रिफ्लेक्शन देखता है, फिर रात को स्टार्स मून वगैरह देखता है, तो वो रीजनिंग करता है उनमें थ्रू मैथमेटिक्स एंड हाइपोथेसिस। तो चौथा लेवल उसने कहा इंटेलेक्ट, जिसको उसने कहा नोएसिस। इसमें क्या होता है, वो फाइनली सन को देखता है और रियलाइज़ करता है कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइफ है और ट्रुथ है, और ये जो है फॉर्म ऑफ गुडनेस है। तो ये फोर्थ लेवल है। और उसने कहा यहाँ पे पहुँच के, इस फोर्थ लेवल पे पहुँच के, ये जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट है। तो इस थियोरी को भी उसने जो है मेटाफोरिकली इलस्ट्रेट किया थ्रू एलेगरी ऑफ केव। तो इस हिसाब से ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। नाउ वी विल डिस्कस प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक। प्लेटो को जो है ऑफन कहा जाता है कि वो फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक है इन वेस्टर्न फिलोसफी, बिकॉज इन रिपब्लिक बुक 5 में उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी हैं जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी उसके टाइम के हिसाब से। जिस टाइम पे उसने ये लिखा है उस टाइम के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी थी। उसने जो है चैलेंज किया था ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, ट्रेडिशनल ग्रीक बिलीफ्स को, और कहा था कि वुमेन जो है नेचुरली इन्फीरियर नहीं है मैन से, और आर्ग्यू किया था कि वुमेन्स को भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशन में और गवर्नेंस में। रिपब्लिक में प्लेटो ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी है वुमेन के लिए कि उनको जो हाईएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए पावर में। वो भी गार्डियंस बन सकती हैं, वो भी फिलोसफर क्वींस बन सकती हैं, वो भी वॉरियर्स बन सकती हैं। और जो है उसने कहा था कि सोल जो है जेंडरलेस है, उसके हिसाब से सोल जो है जेंडरलेस है। प्लेटो के लिए बॉडी मैटर नहीं करती थी, उसके लिए सोल मैटर करता था। वो कहता था कि वुमेन का सोल जो है उसके अंदर भी सेम विजडम, सेम करेज, सेम रीज़न हो सकता है, सेम रीजनिंग, सेम नॉलेज हो सकता है जैसा एक मैन के अंदर होता है। तो हमें जो है वुमेन्स को जो है एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए एजुकेशन से या पावर से। उसके अलावा जो है उसने डॉग की एग्जांपल दी थी, डॉग्स की एनालॉजी यूज़ की थी। आई कोट, वुड यू से दैट मेल डॉग्स शुड ओनली बी ट्रेन्ड फॉर हंटिंग एंड गार्डिंग द फ्लॉक्स एंड द फीमेल स्टे एट होम एंड नर्स द पपीज while the males work and have the care of the flocks। उसने कहा था कि जैसे मेल और फीमेल डॉग्स उन दोनों को ट्रेन किया जाता है कि वो गार्ड करें, हंट करें, उसी तरह से मेन और वुमेन दोनों को ट्रेन करना चाहिए सेम ड्यूटीज़ के लिए। सोसाइटी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए वुमेन को, उनको जो है लोगों की एबिलिटीज़ के हिसाब से जो है उनको काम देना चाहिए। उनको उसमें सेक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि ये फीमेल है इसको नहीं मिलना चाहिए। उनको उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से हर किसी को सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उसके अलावा उसने कहा था एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट फैमिली फॉर द गार्डियन क्लास। उसने कहा था गार्डियन या रूलिंग क्लास जो उनकी प्राइवेट फैमिलीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, वुमेन्स जो हैं वो घर के काम या चाइल्ड केयर जो है या हाउस वर्क है उससे बंधी नहीं रहेंगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो फोकस कर सकती हैं स्टेट को सर्व करने में इक्वली मेन के साथ। उसने कहा था कि बोथ वुमेन और मेन को जो है सेम काइंड ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए म्यूज़िक में, जिम्नास्टिक्स में और फिलॉसफी में। वो बिलीव करता था डिफरेंसेस जो है मेन और वुमेन के अंदर वो जो है अपब्रिंगिंग की वजह से है और सोशल कस्टम, सोशल नॉर्म्स की वजह से, ना कि किसी नेचुरल एबिलिटी की वजह से। क्योंकि वो सोल पे बिलीव करता था, वो कहता था कि सबकी सोल सेम है। और उसने अलो किया वुमेन को कि वो गार्डियंस बने, रूलर्स बने, वॉरियर्स बने उसकी आइडियल स्टेट की, उसी तरह जैसे मेन है। अगर वो राइट जो है, प्लेटो ने जो है चैलेंज किए थे उस टाइम पे ग्रीक नॉर्म्स को। उस टाइम पे एंशंट एथेंस में जो है वुमेन्स को एक्सक्लूड किया जाता था पॉलिटिक्स से, एजुकेशन से, पब्लिक लाइफ से। लेकिन प्लेटो इन सब के अगेंस्ट गया और उसने वुमेन को जो है एक रोल प्रोवाइड किया पब्लिक में और पॉलिटिकल अफेयर में। ऑल्दो ये रेडिकल आइडियाज़ जो हैं प्लेटो के, उनको मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो
डिबेट करते हैं इस चीज़ पे कि हमें वेदर प्लेटो को क्वालिफाई करना चाहिए एज अ फेमिनिस्ट या नहीं। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि उसके आइडियाज़ जो थे वो ऑफन बेस्ड थे ऑन व्हाट वाज मोस्ट एफिशिएंट फॉर द स्टेट। उसकी आइडियल स्टेट के लिए जो एफिशिएंट था उसके लिए, उसके बेसिस पे उसने ये जो आइडियाज़ हैं वो प्रोपोगेट किए थे। उसका जेन्युइन कंसर्न नहीं था वुमेन के इंडिविजुअल राइट्स को लेके या उसकी हैप्पीनेस को लेके, क्योंकि उसके बाकी वर्क्स में भी उसने कुछ थोड़े बहुत डेरोगेटरी और इनकंसिस्टेंट रिमार्क्स दिए हैं शायद उस वजह से। बट फिर भी उसके कुछ आइडियाज़ थे उस टाइम के हिसाब से। उसने रिपब्लिक में जो है बहुत सारे रेडिकल आइडियाज़, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए हैं फॉर वुमेन कि उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको टू सम एक्सटेंट क्वालिफाई करते हैं एज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक। So that was all from my side. Thank you so much for your patience and time. I hope you like my video. Do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications whenever I'll post video. Thank you very much.